का नेचर कैसा है, सिमिलर प्रोडक्ट है मार्केट में, वो किस प्राइस पे चल रहे हैं, टारगेट ऑडियंस, हमारी ऑडियंस कैसी है, हाई क्लास है, जैसे रोलेक्स है या आईफोन है, वो कौन से लोगों पे टारगेट करते हैं, वो हाई क्लास पे टारगेट करते हैं, वो लोग जिनके पास लाखों रुपए हैं वो उनके पास जाएंगे। लेकिन वहीं पर जो जैसे रियलमी रेडमी है, ये मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल है या मिडिल है, उस पर टारगेट करते हैं। तो मेरे मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी, समझ लो जिस प्रोडक्ट को बनाने में जितना पैसा लगेगा उसको उससे उतने ही ज़्यादा प्राइस पे क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। अगर एक प्रोडक्ट को 10 रुपये में बनाया जा रहा है, दूसरे को 100 में, तो ऑब्वियसली बात है जो 100 में बन रहा है उसको ज़्यादा में बेचा जाएगा, दूसरे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो जाएंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे आप अपने ऑडियंस को क्या कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। पोर्ट्रे वैल्यूज इन योर ब्रांड, अपने वैल्यू में उनको एक ब्रांड दिखा सकते हो, एक वैल्यू दिखा सकते हो, और कस्टमर को कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है इस तरीके से। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये सिंपल है। प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, जब आपका प्राइस और क्वालिटी मैच हो जाती है तो आप मार्केट में क्या बन जाते हो, उस पर्टिकुलर लेवल पे क्या बन जाते हो, लीडर बन जाते हो। ठीक है कि अब कोई आपके बराबर नहीं है, आपने उस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में या तो बहुत कम प्राइस में या बहुत ज़्यादा प्राइस में क्या कर लिया, टारगेट बना लिया। अब स्कीमिंग का मतलब समझ रहे हो ना, सस्टेनेबिलिटी के लिए जब कंपनी लो प्राइस चार्ज करती है, सॉरी ये होता है स्कीमिंग, होता है हाई प्राइस। जब कोई मार्केट में पहली बार मार्केट में कोई एंट्री मारता है और उनका प्रोडक्ट यूनिक होता है ना, जब वो पहली बार मार्केट में एंट्री मारते हैं और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है, तो उसको हम बोल देते हैं मार्केट स्कीमिंग, क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक हाई प्राइस चार्ज करते हैं। ठीक है, नहीं जियो तो पेनिट्रेशन की एग्जांपल है। स्कीमिंग में मोटोरोला था 1970-80 के आसपास, जब वीसीआर आते हैं 70 के टाइम पे पहली बार दुनिया में वीसीआर आते हैं, तो उस टाइम पे वीसीआर किसी ने देखा नहीं था क्या होता है, तो वीसीआर को बहुत महंगा बेचा इन्होंने, उस टाइम के बहुत महंगे प्राइस पे बेचा। फिर क्या हुआ, इनोवेटिव प्रोडक्ट था, जब तक दूसरी कंपनी वीसीआर को बनाने लगी, 1-2 साल का उनको टाइम लग गया, तब तक इन्होंने प्राइस अपना प्रॉफिट निकाल के इस प्राइस को इतना नीचे गिरा दिया कि अब नई कंपनी उस प्राइस पे प्रोडक्ट बना ही नहीं पाती, तो इसको स्कीमिंग बोला जाता है। दूसरा करंट प्रॉफिट को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करंट प्रॉफिट और मार्केट शेयर, दोनों ही चीजों पे फोकस होता है। देखो ये दो अलग अलग अप्रोचेज हैं, लेकिन कंपनीज इन दोनों में से कोई एक अप्रोच भी ले सकती है, दोनों पे एक साथ भी लेके चल सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज का फोकस होता है कि हमें अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना है इस पर्टिकुलर टाइम तक, कि भाई अगले पूरे 6 महीने तक हमें सेल्स पे या हमें अपने प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना, हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें इस चीज पे फोकस करना है कि हमें हमारा मार्केट में शेयर कितना है, कि हमारा मार्केट में शेयर कितना है, कितना शेयर हमें मिल रहा है। और दूसरा कई बार होता है जो कंपनी बोलती है कि भाई शेयर कम हो तो भी चलेगा, लेकिन हमें प्रॉफिट पे फोकस करना है। ठीक है, कम लोगों को बेच देंगे लेकिन महंगा बेचो और प्रॉफिट पे फोकस करो। और कुछ कंपनीज होती हैं जो बोलती है कि हमें शेयर भी चाहिए और हमें प्रॉफिट भी चाहिए। समझ आया? कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ये बोलती हैं कि हमें मार्केट में शेयर भी चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए। राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइसिंग, ऑल प्राइस मस्ट कवर प्रॉफिट एंड कॉस्ट। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, प्राइस मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर सोल्ड। अब देखो एक पॉइंट ये भी होता है कि जो आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो बेटा, है ना, कोई भी कंपनी जो प्राइस डिसाइड करती है, इस बात को लेके मेक श्योर करती है कि जो कंपनी मतलब जो हम प्राइस बना रहे हैं, जो प्राइस हम ले रहे हैं, वो लोग देने के लिए भी तैयार हो। ऐसा भी तो है, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने हिसाब से प्राइस इतना ज्यादा रख दिया कि लोग दे ही नहीं रहे। तो इस चीज पे भी हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो उसके लिए हम डिमांड, कंपटीशन, कॉस्ट, गवर्नमेंट और कस्टमर, इन सब चीजों पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। मतलब ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं। डिमांड क्या है, कंपटीशन कितना है, कॉस्ट कैसी है, कस्टमर कैसे हैं, तो इन सब चीजों पे हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं। डिमांड, देखो जितनी ज्यादा डिमांड होगी प्राइस उतना बढ़ जाएगा। हायर द डिमांड लोअर हायर द प्राइस, जितनी डिमांड मतलब डिमांड के साथ प्राइस का एक ऑपोजिट रिलेशन हो जाएगा और डिमांड पे डिपेंड करेगा उस प्रोडक्ट को। दूसरा कंपटीशन, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, कस्टमर कैसे हैं, तो इन सब चीजों पे हम क्या करते हैं, हम रिलेशन हो जाएगा। और ऑप्शन होगा, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना आप क्या करोगे, प्राइस को कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलाओगे। जैसे मोनोपोली है, मोनोपोली में मार्केट कंसंट्रेशन हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट में कोई बंदा ही नहीं है उस प्रोडक्ट को ऑफर करने वाला,
तो आप अपने हिसाब से ज्यादा प्राइस रखो, कम प्राइस रखो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चले जाते हो तो वहां पर प्राइस को डिसाइड किया जाता है मार्केटिंग फोर्सेस के द्वारा। अब वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी कि जो प्राइस है वो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। अब गवर्नमेंट है, जब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है खास, बस ये है कि गवर्नमेंट के कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, उन लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना क्या होता है, जरूरी होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये मैंने आपको इको में पढ़ाया था क्या होता है। वर्टिकल प्राइस फिक्सिंग, इसका मतलब होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेम मार्केटिंग चैनल, जैसे रिटेल सेलर और होलसेलर आपस में क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कई बार प्राइस। और दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है, जब सेम लेवल पे क्या कर दिया जाता है, प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। मतलब पता क्या होता है, कई बार हम मार्केट में लोग इस तरीके से लिंक क्रिएट कर लेते हैं, इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेते हैं कि दूसरे लोग मार्केट से बाहर ही हो जाते हैं, समझ लो। जैसे किसी सप्लायर ने बोल दिया कि यार मैं तो एक्सक्लूसिव इस बंदे को ही अपना प्रोडक्ट है, इसको ही क्या करूंगा, ऑफर करूंगा, इसके अलावा मैं किसी को नहीं दूंगा, तो वो गलत है। वो क्या है, वो गलत है। तो मार्केट में सबको मौका मिलता है, मिलना चाहिए, सरकार का ये कहना, ठीक है। तो इस तरीके के जो वेंचर बना लेते हैं या फिर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो वो गलत है। कॉस्ट, देखो कॉस्ट में क्या है, आप कितनी कॉस्ट लगा रहे हो उस प्रोडक्ट को बनाने में। ज्यादा कॉस्ट लग रही है तो ज्यादा प्राइस लोगे, और कम कॉस्ट लग रही है तो कम प्राइस लोगे। यस, और ज्यादा कॉस्ट है तो ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, कम कॉस्ट है तो कम प्राइस चार्ज करोगे। और उसके बाद कस्टमर को क्या फायदे हो रहे हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि हम प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारे जो कस्टमर है वो मूव होकर किसी दूसरे कंपनी के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 6 स्टेप्स ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइसिंग। सबसे पहले प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव के बाद ही आप क्या करोगे, डिमांड को इंश्योर करोगे। उसके बाद फिर आप अपने प्रॉफिट को इंश्योर करोगे। उसके बाद आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखोगे, फिर आप अपने प्राइसिंग मेथड को सिलेक्ट कर लोगे और देन आप अपने फाइनल प्राइस को डिसाइड कर लोगे। तो क्या कर रहे हो, सिलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अब प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में वही होता है, जैसे आपकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो किस से मिलकर बनती है, वो आपकी मिलकर बनती है दोनों से। एक वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है, और फिक्स्ड कॉस्ट है जो वेरी नहीं करती है। तो कंपनी इस चीज के लिए देखेगी कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें मार्केट शेयर पे जाना है। अच्छा, तो खुद सोच के बताओ, अगर मुझे मार्केट शेयर कैप्चर करना है तो मैं प्राइस ज्यादा रखूंगा या कम रखूंगा। अगर मुझे मार्केट शेयर कैप्चर करना है तो मैं प्राइस ज्यादा रखूंगा या कम रखूंगा। तो मैं अपने प्राइस को कम रखूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे लोग चाहिए। शॉर्ट टर्म लॉस बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मुझे लोगों की जरूरत है। वहीं पर अगर मेरे को प्रॉफिट की जरूरत है तो मैं प्राइस ज्यादा रखूंगा। सेटिंग अप प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो सिलेक्ट करेंगे और डिसाइड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो डिमांड है वो वगैरह सब चीज़ों को चेक करेंगे कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है क्या नहीं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को इस मार्केट डिमांड में, इस कस्टमर तक पहुंचाने में हमारा कितना खर्चा होगा। हमारी पूरे आइडियाज को कंटिन्यू कर लेते हो। तो उसके बाद आता है कि कंपटीटर का क्या प्राइस चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस चल रहा है। यस सर, जैसे आपके ये जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है वो जब दिया जाता है तो उसमें भी ये सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि अच्छा एजुकेटर्स की सैलरी कितनी होगी, बच्चे कितना कोर्स खरीदेंगे, XYZ कंपनी पे दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो इस प्राइस कितने पे बेच रहे हैं, हम कितने पे बेच सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो हर कंपनी है वो इन चीज़ों को क्या करती है, इस्तेमाल करती है। और बच्चे कितना कोर्स खरीदेंगे, XYZ कंपनी पे दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो इस प्राइस कितने पे बेच रहे हैं, हम कितने पे बेच सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो हर कंपनी है वो इन चीज़ों को क्या करती है, इस्तेमाल करती है। और उसके बाद देन यू विल डिसाइड योर प्राइसिंग मेथड, और फिर उसको फाइनल प्राइस को डिसाइड कर, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल बात बोली जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। सीधा सीधा आप लोगों को सारी चीजों को क्लैरिटी के साथ बताया हुआ है, ठीक है। वैसे भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती है, या सीक्वेंस वाइज ही पूछा जाए। अब जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं 5 और 6 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो किसी भी चीज का प्रोसेस होता है ना, ये हमेशा पेपर में कॉमन सेंस से बनाया जाता है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कोई दूसरी बुक रेफर की हो। इसी चीज को वो 4 स्टेप्स में भी फॉलो कर सकते हैं, इसी चीज को वो 7 स्टेप्स भी बना सकते हैं, इसी चीज को वो 10 स्टेप्स भी। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या चीज होती है और उसके बाद। और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर कैसे हेल्प सॉल्व होते हैं बेटा, वो ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व होते हैं।
वो ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व होता है। कैसे? ऑप्शंस का इस्तेमाल करके सॉल्व किया जाता है। अब प्राइस को डिसाइड करने के लिए ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इधर इंटरनल होगा। इंटरनल वो मतलब जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, और एक्सटर्नल वो है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है। जैसे इंटरनल फैक्टर है कि जो कंपनी कर रही है, मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसी है, पीएलसी कैसा है आपका, आपके डिमांड पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्ट कहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, आपके प्राइसिंग, प्रमोशन, सब चीजें समझ रहे हो ना। वो 4 P's में जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। वो सारे एलिमेंट जो आपके कंट्रोल में है, वो सारे एलिमेंट्स जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको हम इंटरनल फैक्टर्स का नाम देते हैं। वो सारे फैक्टर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको हम इंटरनल फैक्टर्स का नाम दे देते हैं। और दूसरा ये आएगा आपका एक्सटर्नल, ठीक है, ऊपर गलत लिखा होगा। एक्सटर्नल वो है जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है भाई। मार्केट ओपन है, क्लोज है, क्या पता है। कंज्यूमर बिहेव कैसे करेगा, मतलब उसके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो, लेकिन वो बिहेव करेगा कैसे एक्चुअली में। दूसरा मेजर कस्टमर नेगोशिएशन, प्रोडक्ट की सप्लाई है वो टाइम टू टाइम कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। मार्केट के जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, उनका क्या प्राइस है। दूसरा सोशल कंडीशंस कैसी हैं, और प्राइस रिस्ट्रिक्टेड एज पर द गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब इसमें मैंने आपको बताया था प्रीडेटरी प्राइसिंग, पढ़ते हैं आप क्या? प्रीडेटरी प्राइसिंग। अब ये जो प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है, ये क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडेटरी? अब ये इलीगल प्राइसिंग है ना, इलीगल प्राइसिंग है। इलीगल प्राइसिंग का मतलब क्या हुआ कि जब कोई कंपनी इतना लो प्राइस यूज कर लेती है कि बेचारे कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर ही होना पड़ जाता है। क्या होना पड़ जाता है? कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर ही निकलना पड़ जाता है। तो इस वजह से इसको अगर कोई फॉलो करता है, मतलब ये एक नेगेटिव टर्म है। प्रीडेटरी वर्ड आपने जहां पे भी पढ़ लिया तो ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है। हम लोग सर जियो ने तो किया, तो भाई जियो ने क्यों किया उसका आपको पता ही है, व्हाई जियो कुड परफॉर्म इट। उसके बाद ये आता है जैसे आपका कॉस्ट क्या है, आपके करंट ट्रेंड्स क्या हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है, और किसके साथ आप कॉम्पीट कर रहे हैं। प्राइसिंग यहाँ से जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो देखो। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली सबसे इंपॉर्टेंट हमें सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतने सारे प्राइसिंग मेथड हैं, आपको या तो डायरेक्ट मैच द कॉलम में पूछा जाएगा, या फिर आपको एक या दी जाएगी, एक एग्जांपल दी जाएगी, और उस एग्जांपल के बेसिस पे आप लोगों को सवाल का आंसर देना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप लोगों के सामने एक एग्जांपल दी होगी या मैच द कॉलम होगा और कीवर्ड होगी, क्योंकि देखो अब इसको जितना, जैसे जितने मैंने पढ़ा दिए, हो सकता है इससे ज्यादा भी बाकी रह जाए कि 100 150 कितनी प्राइसिंग मेथड है। हम वो वाले मेथड्स पढ़ाते हैं जो ज्यादातर बुक्स में कवर होते हैं या जहां से सवाल आता है, लेकिन इस चीज की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता और कोई भी नहीं ले सकता कि आपको जो सवाल आएगा वो इसी में से आएगा। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी जरूर है कि अगर कोई नई टाइप आ गई तो फिर तो क्या ही कहना, लेकिन अगर मैच द कॉलम में आता है तो वो आपका सवाल है वो बन जाएगा। अगर वो मैच द कॉलम में आता है तो फिर आप उस सवाल को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज है कि अच्छा ये चीज इसके साथ रिलेटेड है, न्यू प्रोडक्ट में कैसी प्राइसिंग यूज होती है, प्रोडक्ट मिक्स में कैसी प्राइसिंग यूज होती है, तो वो आप लोग बड़े आराम से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। प्राइसिंग मेथड्स, अब जब आप किसी भी प्राइस को डिसाइड करते हो, जैसे डिटरमाइन मिनिमम प्राइस यू आर विलिंग टू सेल योर प्रोडक्ट फॉर, कस्टमर को थोड़ा सा सरप्लस भी छोड़ दो, कंज्यूमर सरप्लस पढ़ते हैं कंसेप्ट कि कंज्यूमर को सारा ही मत लूट लो, थोड़ा बहुत उसके पास भी छोड़ दो कि भाई थोड़ा बहुत तू भी कमा ले, तू भी बचा ले। मिनिमम प्राइस, डिटरमाइन एग्जैक्ट प्राइस, यूज गूगल कंज्यूमर सर्वे, गूगल सर्वे अराइव एट ऑप्टिमम प्राइस वैल्यू। मतलब ये वही चीज है जो आपने पहले पढ़ी है, मैच द कॉलम में कई बार पूछा, सीक्वेंस वाइज आपसे पूछा जाता है। मतलब आप अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हो, प्राइस डिसाइड करने के लिए क्या कर रहे हो, आप अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हो। आप पहले अपने फैक्टर्स को काम कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को देख रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट में क्या है, मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे देखो, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आपको 3 चीजें देखनी पड़ेगी। पहली कौन, कस्टमर, कंपनी और कॉस्ट। ये तो सिंपल है, कॉस्ट में सब पता चलेगा, उस प्रोडक्ट को बनाने की, बेचने की, स्टोर करने की, ऐड चलाने की जो कॉस्ट है वो देखी जाएगी सबसे पहले, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी।
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट। देन आता कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर ने कितना प्राइस रखा है, उनका प्राइस आपसे ज़्यादा है, उनका प्राइस आपसे कम है, वो आपसे अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो आपसे खराब प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कॉम्पिटिटर हो जाएगा। देन आ जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब एंड में वही है कि भाई कंज्यूमर भी तो देखना है ना कि आपका जो कंज्यूमर है वो कौन सी स्टेज पे है, वो हाईएस्ट वैल्यू देने के लिए तैयार है या वो लोएस्ट वैल्यू देने के लिए तैयार है, वो किस चीज़ के लिए तैयार है, वो किस चीज़ के लिए तैयार है, ये भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना पड़ता है। अब इसके बाद जब हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को पढ़ेंगे तो ये ना अलग अलग टाइप्स के अंदर आती है, तो ये हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं, समझ आया एलिवेटिंग का पॉइंट। जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि जो मेन हेडिंग है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके अंदर जो क्लासेस होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ये पता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, कॉलेज में होता था, तब ये जरूरी होता था क्योंकि वहां पर हमें इन सब चीजों के नंबर मिलते थे। अब आपको उसकी क्लास नहीं पूछी जाएगी, अब आपको सीधा न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर की जो प्राइसिंग है आपको वो पता होना चाहिए कि वो क्या है। जैसे इसके अंदर एक पेनिट्रेशन होती है और एक स्किमिंग होती है, आपको उसकी नॉलेज होना जरूरी है, आपको और किसी चीज की नॉलेज होना जरूरी नहीं, आपको उस चीज की नॉलेज होना जरूरी है, बाकी आपको किसी चीज के बारे में पता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग में सबसे पहले आता है स्किमिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। स्किमिंग में आप क्या करते हो, आप ऐसे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह प्रोडक्ट्स होते हैं जो नए प्रोडक्ट होते हैं, यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, जिसके लिए लोग ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, आप उस तरीके के प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो एक भारी प्राइस पे। स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए मार्केट में रहता है और लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, जब तक दूसरी कोई कंपनी मार्केट में एंटर होती है तब तक क्या कर जाते हो, तब तक आप अपना प्रॉफिट निकाल के अपना मार्केट से बाहर चले। ये होता है आपकी मार्केट स्किम। हाई प्राइस है वो इनिशियल पे स्टार्ट करते हो, तो हाई प्रॉफिट है वो आप निकाल लेते हो, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होती है, आप उनको रिटेन नहीं करके रख सकते। ठीक है, पहली बात तो कि हर बंदा उतने प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं होगा, और दूसरा क्योंकि आपने हाई प्रॉफिट दिखा दिया तो फिर आपको देख के दूसरे लोग भी क्या करेंगे, मार्केट में आना शुरू कर देंगे। दूसरे लोग भी क्या हो जाएंगे, आपको देख देख के मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। अदर पीपल विल ऑल्सो एंटर इनटू मार्केट, दूसरे लोग भी मार्केट में एंटर करना शुरू कर देंगे। इसके ऑपोजिट आती है पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन इसके ऑपोजिट हो जाएगी। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में स्टार्टिंग में बहुत लो प्राइस रखते हो, जो जियो की एग्जांपल है, लोगों को हैबिट लगा देते हो वो प्रोडक्ट की, और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते रहते हो, उस प्रोडक्ट को इंक्रीज करते रहते हो। जियो भी तो बाकी कंपनीज के प्राइस पे ही क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को बेचता है। So business to attract customer to a new product or service by offering a lower price during its initial offering। अपने initial offering में आप उसको lower price पे देते हो। So many B2B companies like Spotify, Netflix enter with the penetration pricing। Once they attract large customer, they gradually increase price। Netflix अभी तो ये बेचारे दोबारा वापस से स्टार्टिंग में मतलब कम ही प्राइस पे आ रहे हैं कि Netflix का तो अगर आपने केस सुना होगा, इन्होंने क्या बोलते हैं वो पासवर्ड शेयरिंग है वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब से तब सिर्फ पासवर्ड शेयर तब कर सकते हो अगर आप सेम घर में और सेम वाईफाई से आप आपस में कनेक्ट करो। अब ऐसा नहीं कि आपकी आईडी आपका कोई दोस्त भी चला रहा है तो उसकी भी बहुत सारी इन्होंने फॉर्मेलिटीज कर दी, उसकी भी क्या कर दी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कर दी हैं, जिससे क्योंकि देखो अब एक अकाउंट से 5 लोग का देख रहे हैं तो उनको तो नुकसान हो रहा है ना, जहाँ पर उनको 100 रुपये मिलने चाहिए उनको सिर्फ 20 रुपये मिल रहे हैं। और दूसरा क्योंकि आजकल तो आप देख रहे हो मार्केट में कितने सारे नए नए OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, वूट है, सोनी लिव है, कितने सारे हैं। तो अभी जियो ने तो फिर से वही डिसरप्ट कर दिया, क्योंकि जियो ने वो शोज को ये हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं जो कभी हुए ही नहीं थे, कभी लोगों ने सोचा ही नहीं था। गेम ऑफ थ्रोन्स, इवन के G5 पे भी अभी वो ब्रेकिंग बैड शुरू हुआ है हिंदी में, तो समझ रहे हो ना। तो ये भी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है जहां पर काफी सारी चीजें हैं वो देखने को मिलती। देन आ जाता है हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन के एडवांटेज क्या है। जो बड़े बड़े मतलब महंगे वाले हैं वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, पहले सेल बढ़ेगी तो मार्केट शेयर बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन की जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। लार्ज वॉल्यूम में लो प्राइस पे बेच रहे हो तो कभी कभी कंपनी को शॉर्ट टर्म में लॉस में भी जाना पड़ता है, और कई बार
मार्केट शेयर को कैप्चर करना, मार्केट शेयर को कैप्चर करना भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मार्केट शेयर को कैप्चर करना भी फेल हो जाता है। कंपनी सोचती तो है मार्केट शेयर को कैप्चर करना, लेकिन वो कर नहीं पाती। ठीक है, सो दैट्स आल्सो एन इशू, ये भी एक इशू। देखो अगर आप समरी में देखते हो तो इसमें आप स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखते हो, इसमें आप स्टार्टिंग में लो प्राइस रखते हो, यहाँ पर आप इनोवेटिव प्रोडक्ट यूज करते हो, यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में एंटर करते हो, हाई प्रॉफिट पे फोकस करते हो, यहाँ पर धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाते हो। ओवर टाइम प्राइसेस ग्रोथ, ओवर द पीरियड यहाँ पर जो प्राइसेस है वो क्या कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं थोड़ा एक पर्टिकुलर टाइम के पास। ये दोनों ही ये स्टार्टिंग फेज पे होता है, जब आपने मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया, ठीक है, जब आपने मार्केट में लॉन्च किया है प्रोडक्ट को, तभी उसी टाइम पे ये आप मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश करें। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग आता है। प्रोडक्ट मिक्स समझ रहे हो ना? जब प्रोडक्ट मिक्स मतलब वही लेंथ, डेप्थ, वैरायटी, प्राइस लाइन वगैरह में क्या कर रहे हैं, आप चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मोटा मोटा सा समझ लो, जैसे प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन का मतलब जैसे ये होता है, समझ रहे हो ना, प्रो, अल्ट्रा प्रो ऐसे दे दिया जाता है ना। तो लाइन का मतलब क्या, एक अलग लाइन, मतलब एक प्रोडक्ट की 3 लाइनें चल रही हैं तो तीनों के लिए आप अलग अलग प्राइस करते हो, जैसे इंक्लूडिंग फुटवियर, क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट। तो स्टारबक्स भी है जैसे, ये इवन के जो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन देता है ना, वो भी इस तरीके से आता है। जैसे आपने देखा होगा 4K के लिए अलग से पे करना पड़ेगा, अगर आप 1080 पे करते हो तो उस पे करना पड़ता है, इवन के ना। तो ट्रेडर अडॉप्ट टू सेपरेट प्रोडक्ट्स इन द सेम कैटेगरी इनटू वेरियस प्राइस कैटेगरीज। तो आप करते हो पेप्सी ओन्स अमंग वेरी अदर लाइंस ग्लोबली, फ्रीटोले, गेटोरेड, क्विकर, ओट्स। और तो ये क्या किया जाता है, पूरी प्रोडक्ट लाइन के लिए आप अलग प्राइस रख देते हो। बेसिक चीजें चाहिए तो इसमें मिल जाएंगी, और फीचर चाहिए तो इसमें चले जाओगे, उससे भी ज्यादा फीचर चाहिए तो आप इसमें चले जाओगे। तो पूरी प्रोडक्ट लाइन में क्या कर रहे हो, आप वेरिएशन लेके आ रहे हो। पूरे प्रोडक्ट लाइन में आप क्या कर रहे हो, वेरिएशंस लेके आ रहे हो। देन आ जाता है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइस। ऑप्शनल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो साथ में एक्स्ट्रा होते हैं, जो एक फीचर ऐसा ऐड कर देते हैं जो कस्टमर को पसंद आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिक प्रोडक्ट लो प्राइस पे, और जो एडिशनल प्रोडक्ट होता है वो हाई प्राइस पे दे दिया जाता है, ताकि कोई भी लॉस होता है उसको क्या कर दिया जाए, उसको कवर कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर दैट कम्स विद एन ऑप्शनल आइस मेकर, एक्स्ट्रा आइस मेकर है वो बनाया जाता है। तो ये प्राइसिंग, जैसे ये देखो, अ कार बायर हैज अ चॉइस to order a music system, GPS navigation system, or not to order such quality and just buy car। या तो आप कार खरीद लो, या फिर कार के साथ आपको एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाएगा, आप गाड़ी के जो टायर हैं उनको अलॉय व्हील भी डलवा सकते हो, उसके अंदर एक GPS सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये तो आप बेसिक प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर्स भी क्या करते हो, ऑफर कर देते हो उस प्राइस में। एडिशनल फीचर्स भी ऑफर कर देते हो। एडिशनल फीचर्स भी क्या कर देते हो, आप ऑफर कर देते हो, ठीक है। तो ये वही होता है लो प्राइस फॉर बेसिक प्रोडक्ट, और महंगे के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, जैसे प्रिंटर, एसी अडॉप्टर, प्रिंट इंकजेट, मोबाइल फोन चार्जर, इस तरीके की चीजें आपको नॉर्मली देखने को। देन आता है कैप्टिव प्राइस एग्जांपल। कैप्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे कॉफी मेकर, कॉफी मेकर आर अ कॉमन एग्जांपल ऑफ कैप्टिव प्राइस मेकिंग फॉर द प्रोडक्ट दैट मस्ट बी यूज्ड अलोंग। अब ये वो कैप्टिव का मतलब दो चीजें, मतलब ये तो ऑप्शनल था, तो ये ऑप्शनल के ऑपोजिट हो गया। मतलब दो ऐसी चीजें जो जिनको एक साथ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। जैसे पेन लेके आते थे तो उसमें इंक का वो साथ में लेके आते थे, रेजर खरीदते हो तो ब्लेड है उसको लेना पड़ता है, मोबाइल लेते हो तो उसके साथ चार्जर भी लेना पड़ता है। तो जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी कंपनी अपने मोबाइल के साथ चार्जर नहीं देती है। इवन के मोस्टली कंपनीज ने तो हेडफोन देना भी बंद कर दिया। आज से 5-6 साल पहले जब हम मोबाइल खरीदते थे ना, उसके साथ सब कुछ मिलता था, मोबाइल के साथ चार्जर भी मिलता था, हेडफोन भी मिलता था, वो सिम जैक भी मिलता था, काफी सारी चीजें होती थी। लेकिन अब कंपनीज ने इन चीजों का एडवांटेज लेना शुरू कर दिया कि भाई अगर तू 12,000 का 15,000 का फोन खरीद रहा है ना, तो उसके साथ साथ तेरे को 1,000 रुपए का अलग से चार्जर भी लेना पड़ेगा। तो वो जो अलग 1,000 रुपए है वो कंपनी को एक उसके पीछे सेव होना था। तो मतलब काफी सारी चीजें होती। तो ये कैप्टिव प्राइसिंग वो होती है जहां पर दोनों प्रोडक्ट्स को साइमल्टेनियसली
साइमल्टेनियसली यूज किया जाएगा, जहां पर दोनों प्रोडक्ट को साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दोनों को एक साथ यूज किया जाएगा। ठीक है। ऑप्शनल प्रोडक्टिंग, ऑप्शनल का मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, ये आप लोगों का कैप्टिव है। ऑप्शनल का मतलब आपकी इच्छा है, आप उसको लो या ना लो आपका काम चल जाएगा। जैसे फोन है तो जैसे कैमरा खरीदा, कैमरे के साथ बैग खरीदो या ना खरीदो चलेगा, लेकिन कैमरे के साथ वो फिल्म और जो मेमोरी कार्ड है वो आपको खरीदना ही पड़ेगा। कैमरे के साथ उसका बैग खरीदो या ना खरीदो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेमोरी कार्ड तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे के बिना तो गुजारा हो जाएगा आपका, आपका कैमरे के बिना तो गुजारा हो जाएगा, कैमरे के बिना तो आप लोगों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन मेमोरी कार्ड के बिना आपका गुजारा नहीं, मेमोरी कार्ड के बिना आप लोगों का गुजारा नहीं, क्योंकि उसके बिना फिर आप रिकॉर्ड कैसे करोगे। देन आ जाता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट से बचे कुचे सामान से निकलता है। जैसे आप फ्री सैंपल दे देते हो कई बार प्रीमियम ऑब्सोलेट आइटम्स के साथ, एक जो मेन प्रोडक्ट बनाते हो उसका रॉ मटेरियल रह गया तो आप रॉ मटेरियल को फेंकते नहीं, उससे कुछ छोटी छोटी आइटम्स है वो बना देते हो, उससे आप छोटी छोटी आइटम्स बना देते हो और उसको भी आप बाय प्रोडक्ट की तरह सेल कर देते हो ताकि वो वेस्ट ना हो। मैंने आप ये हाँ मतलब कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत 36 तरीके की मार्केट में आइटम्स हैं जिसमें यही होता है। क्या होता है कि जहां पर एक मेन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से वो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का इस्तेमाल करते हैं कि सेम ही तो रॉ मटेरियल है। हाँ बिल्कुल, जैसे लेदर है, वो लेदर के बड़े बड़े बेल्ट बनाए जाते हैं, सॉरी बैग बनाए जाते हैं, उससे जो बच जाता है उसको फिर बाद में वो भी बना दिया जाता है, उसकी बेल्ट भी बन जाती है। हाँ वही है, राइस ऑयल जो है वो भी उसी से आता है। गन्ने के जो रॉ मटेरियल रहता है उससे कितनी सारी चीजें बनाई जाती हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि उस जो गन्ना देखने में आपको लगता है ये तो खत्म हो चुका है एकदम से, उससे क्या क्या बनता है, उससे क्या क्या बनता है। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप होते हैं जब आप सेम रॉ मटेरियल से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। देन आता है कैश रिबेट। कैश रिबेट होता है कैश डिस्काउंट, जब वो कोई कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं तो उनको उसी टाइम पे क्या कर दिया जाता है, रिफंड दे दिया जाता है, ठीक है, तो कैशबैक की फॉर्म में दे दिया जाता है। उसके बाद आता है प्राइस एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज, कि जब हम प्राइस को एडजस्ट करते हैं और ये टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। जैसे ये जो जितनी अभी पड़ी ये क्या थी, ये प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी थी, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट लाइन में एक पर्टिकुलर लाइन के लिए प्राइस है। ऑप्शनल का मतलब है कि ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑप्शनल यूज करना उसके लिए आप प्राइस ज्यादा रख देते हो। कैप्टिव का मतलब है जो सेम टाइम पे यूज किया जाएगा। बाय प्रोडक्ट में जो बचा खुचा सामान है उसमें, और कैश रिबेट है जब आप कैश डिस्काउंट वगैरह दे देते हो। लेकिन अब आती हैं कुछ ऐसी जो टाइम टू टाइम प्राइस को एडजस्ट किया जाता है। जैसे पहला क्या है, ट्रेड अलाउंस, जो एमआरपी पे दे दिया जाता है, जिसको बुक्स में वगैरह में नहीं दिखाया जाता, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस होता है। तो ट्रेड इन और डिस्काउंट हो जाएगा, और प्रमोशनल अलाउंस होता है। इट इज अ पेमेंट और प्राइस डिडक्शन दैट रिवॉर्ड डीलर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एडवर्टाइजिंग। अब ये किसको दिया जाता है, देखो प्रमोशनल अलाउंस किसको मिलेगा भाई, डीलर को मिलेगा, होलसेलर वगैरह को मिलेगा, जो कंपनी के साथ में प्रमोशन कर रहे हैं, तो उनको उस प्राइस में वो जो 10 रुपए की चीज है वो 8 रुपए में दे देंगे कि 2 रुपए हम इस वजह से तुम्हें रिबेट दे रहे हैं क्योंकि तुमने इस प्रोडक्ट की प्रमोशन किया। अब ये कंपनी को, कस्टमर को थोड़ी ना मिलेगा, बताइए, ये हमारे तुम्हारे लिए थोड़ी है, हमारे तुम्हारे लिए नहीं है ना, ये किसके लिए है, ये डीलर्स के लिए, जो उस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जो उस प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प कर रहे हैं। कैश डिस्काउंट हो गया जब आप बिल्स पे आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है प्रॉम्प्टली उसी टाइम पे 25%। क्वांटिटी डिस्काउंट, कई बार क्या होता है जब आप लार्ज वॉल्यूम खरीदते हो तो उसमें भी आपको क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। फंक्शनल डिस्काउंट होता है जो लिस्ट प्राइस एमआरपी से क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। सीजनल डिस्काउंट क्या होता है, कई बार सीजन्स के अकॉर्डिंग भी, जैसे ऑफ सीजन खरीद लेते हो तो डिस्काउंट पे दे देते हैं। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके दिया जा रहा है, जैसे फ्री सैंपल दे दिए, कई बार वाउचर दे दिए जाते हैं, आपको प्रमोशनल मटेरियल दे दिया जाता है जिसको आप अपने दुकान में, अपने होलसेल जहाँ पर भी है
वहां पर क्या करते हो आप जाके पर्चे लगा दो, वहां पर क्या करते हो आप उस चीज को यूज करते हो ऐसे। देन सेगमेंटेड प्राइसिंग। अब प्राइस सेगमेंटेड का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में अलग अलग सेगमेंट बना दिए, वेयर सेलर ऑफ कंपनी एस्टैब्लिश डिफरेंट प्राइस फॉर वन द सेम प्रोडक्ट। या तो सेम प्रोडक्ट भी हो सकता है या डिफरेंटेड प्रोडक्ट भी हो सकता है। इवन द प्रोडक्ट है वेरियस कॉस्ट, इट डू नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट प्राइस डिटरमाइंड बाय द एंटरप्राइज। होमोजेनियस में हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो हमने पढ़ा। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या करते थे कि आप एक ग्रुप के लिए उसी प्रोडक्ट के लिए अलग प्राइस चार्ज कर रहे थे, जैसे आप जनरल डब्बे में जा रहे हो तो उसमें अलग प्राइस हो जाएगा, वहीं पर कल को आप किसी और रेलवे के किसी दूसरे, मतलब देखा जाए ऐसा तो नहीं है कि भाई पहले डब्बे वाले पहले पहुंच जाएंगे, गाड़ी तो एक ही टाइम पे पहुंचेगी ना सबकी, जो रेलवे है, जो रेलगाड़ी है वो तो एक ही टाइम पे पहुंचेगी। ऐसा तो है नहीं कि अभी आप आगे बैठे हो तो आप पहले पहुंच जाओगे, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से तो ये वहां पर होता है जहां पर डिमांड की डिग्री क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, अलग अलग होती है। जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, डिफरेंट होती है। व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट। सेगमेंटेड प्राइस में जैसे कस्टमर ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है, प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये वही चीज है कि हम अब छोटे बच्चों के लिए है उस तरीके की प्राइसिंग होगी, उससे बड़े लोग हैं उसके लिए प्राइसिंग होगी, ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन में आपको मैंने टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ा है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, अभी आप छोटे बच्चों के लिए है उस तरीके की प्राइसिंग होगी, उससे बड़े लोग हैं उसके लिए प्राइसिंग होगी, ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन में आपको मैंने टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ा है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग अभी आप लोगों को पता ही होगा, जहां पर 500 लिखने की बजाय 499 लिख दिया जाता है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो लोग 499 वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं और 500, मतलब ये साइकोलॉजी है। तो लोगों के माइंड के साथ यहाँ पर खेलने की कोशिश की जाती है, लोगों के माइंड को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। लोगों के माइंड को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। तो वही प्राइस जो प्रोडक्ट 300 रुपए में बेच रहे हो, कई बार उसको 290 दिखा देते हो, 295 दिखा देते हो, 99 दिखा देते हो। तो वो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, जहां पर लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं अच्छा यार ये तो, मतलब समझ रहे हो, जो आगे का नंबर लिखा हुआ है 3 और 2, तो ऑब्वियसली बात आप 2 पे जाना पसंद करोगे। 100 लिखा हुआ है उसकी जगह पर 99 है, चाहे वो 1 रुपए का ही गैप है, लेकिन आप अल्टीमेटली उस 1 रुपए के लिए उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हो। इसी वजह से ज्यादातर चीजें आप लोगों ने देखी होंगी इसी तरीके से आती है। 600, 699, 599 है तो वो 700 ही, लेकिन हम उसको कंपेयर करने शुरू कर देते हैं अपने दिमाग के अंदर। देन प्रमोशनल, टेम्परेरी रिड्यूस द प्राइस। अब ये होता है जैसे अनअकैडमी के ऑफर चलते रहते हैं ना, 20% डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम पे, भाई कल खत्म हो जाएगा, 30% डिस्काउंट चल रहा है, देखा होगा आप लोगों ने, 20% डिस्काउंट चल रहा है, 30% डिस्काउंट चल रहा है, फटाफट से कोर्स खरीद लो, या बाय वन गेट वन फ्री, कुछ भी बोल सकते हो। तो प्रमोशनल वही होता है, इसमें डिस्काउंट, मनी बैक, बाय वन गेट वन फ्री है। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या करते हैं, प्रमोशनल प्राइसिंग का हिस्सा बना के लोगों को प्रोडक्ट्स हैं वो बेचे जाते हैं। और टेम्परेरी शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, जैसे भी इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट चला था या और अलग अलग तरीके के डिस्काउंट चले थे, तो उन सब चीजों को इसके अंदर क्या किया गया है, डिस्कस किया गया। शॉर्ट टर्म के ऑफर, लॉन्ग टर्म के ऑफर। लॉस लीडर पॉलिसी। अब लॉस लीडर पॉलिसी का मतलब क्या होता है, marketing strategy that price product lower than its cost to produce them in order to attract new customer to sell additional products to the customer। लॉस लीडर में पता क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इतने कम प्राइस में बेचते हो कि लोग आपके स्टोर में आ जाते हैं और वहां पर आप उसको दूसरे प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हो, समझ रहे हो ना। एक प्रोडक्ट में आपको लॉस हो रहा है लेकिन दूसरे में आप लीडर बन रहे हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट। लॉस लीडर का मतलब यही हुआ कि आप एक चीज में नुकसान बर्दाश्त कर रहे हो, उसको कॉस्ट से कम में बेच रहे हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसा है कि लोग उसको खरीदना चाहते हैं, तो लोग वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिर उसके साथ साथ आप दूसरा प्रोडक्ट थोड़ा महंगा बेच देते हो, जिससे कि आपको उसका लॉस भी कवर हो जाता है, वहां पर आप लोगों का प्रॉफिट भी कवर हो जाता है। बैलेंस बना के चलते हो, क्या करते हो,
आप एक बैलेंस बना के चलते हो और उस बैलेंस से आप मार्केट में स्टेबल रहते हो। उस बैलेंस से आप मार्केट में क्या रहते हो, स्टेबल रहते हो। उस बैलेंस के लिए आप मार्केट में क्या रहते हो बेटा, स्टेबल रहते हो। ठीक है, उसको आप बोल देते हो कि ये जो पॉलिसी हम यूज कर रहे हैं ये हमारी लॉस लीडर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, लॉस लीडर पॉलिसी। दिस इज द पॉलिसी विच वी कॉल इट लॉस लीडर पॉलिसी। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस लीडर पॉलिसी बोलते हैं। देन आता स्पेशल इवेंट डिस्काउंट। अब ये वही पहले वाला जो अभी हम एग्जांपल पढ़े थे, ये देखना, प्रेसिडेंट सेल, ब्लैक फ्राइडे, बैक टू स्कूल डेज, ग्रैंड ओपनिंग सेल्स। तो ये होता है कई बार हम लोग अपने बर्थडे पे सेल लगा देते हैं, कुछ भी करके, मतलब कोई भी एक मौका ढूंढते हैं, एक ओकेजन ढूंढते हैं, क्या करते हैं, एक ओकेजन ढूंढते हैं और उस ओकेजन के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, लोगों को प्रोडक्ट बेच देते हैं। अब ब्लैक फ्राइडे, इस बार सवाल आया था ना, ब्लैक फ्राइडे, हाँ ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, ऐसे करके कुछ चीजें हैं, वो अलग अलग कंपनीज क्या करती हैं, ऑफरिंग, एनिवर्सरी वगैरह पे भी सेल करती हैं। तो ये देखो, ये तरीके हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बस कस्टमर को ये लगता है कि यार अच्छा ऐसा है तो फटाफट खरीद लो, जबकि कंपनी को भी पता है कि इसके बाद भी हम इसको कम पे ही बेच देंगे, या ये ऑफर बात, मतलब आपने देखा कभी एक ऑफर जो अभी चल रहा है वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा, वो ऑफर दोबारा आएगा, क्यों नहीं आएगा? कंपनीज को भी तो मार्केट में रहना है, कंपनीज को भी तो सेल करनी है, लेकिन कंपनी उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है, कंपनी उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करती है कि लोगों को ये फील हो जाए, लोग इस बात को फील करना शुरू कर दें कि यार अब तो ये दोबारा ऑफर आएगा ही नहीं, अब तो ये दोबारा ऑफर आएगा ही नहीं। कैसे आ जाएगा ऑफर? तो ये दोबारा ऑफर आएगा ही नहीं, वन टाइम ही है तो फटाफट से जाके खरीद लो, वन टाइम ही ऑफर है, जाके खरीद लो, ऐसे करके। उसके बाद ठीक है, ये अगर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, वैसे कुछ नहीं है। लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, अब ये आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, नॉन ऑफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर कैप्टिव फाइनेंस कंपनी एट बिलो एमआरपी। जो आप लोग 0% इंटरेस्ट रेट पे पढ़ते हो ना, 100 रुपए दे के मोबाइल ले जाओ, 100 रुपए दे के मोटरसाइकिल ले जाओ, बजाज वाले ही बहुत ऐड चलाते हैं, 0%, 0 EMI पे 0% लोन है, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन ले जाओ, इस तरीके से वारंटीज वगैरह दी जाती हैं, एक्सटेंडेड वारंटीज दी जाती हैं, फ्री सर्विसेज दी जाती हैं कि गाड़ी खरीद लो पहली 3 सर्विसेज आपकी फ्री हो जाएंगी, कि आप गाड़ी खरीद लो पहली 3 सर्विसेज हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, फ्री है, वो आपको कर दी जाएंगी। तो ये उस चीज के बारे में है। वारंटीज एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, द कंपनीज ऑफर द एक्सटेंडेड वारंटीज एंड फ्री सर्विसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। नो EMI, नो EMI भी नहीं है भाई, ऐसे ही खरीद लो हमारे प्रोडक्ट को, है, तो वो भी इसका पार्ट है। प्रमोशनल प्राइसिंग, अब ये वही है, ठीक है, लॉन्गर पेमेंट टर्म्स, आप बोलते हो कि ठीक है ऐसे करो, आप 1 साल के अंदर पेमेंट कर देना। दूसरा वारंटी दे देते हो, साइकोलॉजिकल डिस्काउंट, वही है, ये डिस्काउंट के वो तरीके हैं जो लोगों को लगता है कि हाँ हमारे लिए कुछ कंपनी अच्छा कर रही है। देखो, अगर आप घूम फिर के एक बात मैं आपको बताता हूँ, कल हम कुछ शॉपिंग करने गए थे, तो मैं मेरी दीदी और मेरे जीजू के साथ में छोटी थी, तो हम कहीं पे शॉपिंग करने गए और वो शॉपिंग का प्राइस है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा था, कपड़े वगैरह थे या जो कुछ भी लेना था, तो उन्होंने जो बिल बना दिया वो हमने देख लिया कि ये बिल इतना बन गया। तो उसके बाद बोले कि आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाएं, तो मेरे दीदी बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, रहने देते हैं। तो बोला नहीं नहीं कुछ मंगवा लेते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि क्या है, तो बोला आप जो बोलोगे वो मंगवा लेंगे। बोला क्या इजीली क्या अवेलेबल है, तो बोला चाट मिल जाएगी। अब हम 6-7 लोग थे, तो ठीक है आप चाट मंगवा लीजिए, साथ में कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए, बिल तो बन चुका है, हमें पता है कि ये
जो चाट और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ये इसका पैसा ऑलरेडी इन्होंने ले लिया है हमसे, तो हम और उनका फायदा क्यों करें भाई, क्यों करें? हमने पैसा दिया है ना, तो हम चाट भी खाएंगे, हम कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे, और अगर इच्छा हुई तो एक एक चाट और भी मंगवाएंगे। समझ रहे हो ना? इस तरीके से आपको भी स्मार्ट कस्टमर बनना पड़ता है, आपको भी ये समझना पड़ता है कि ये पैसा ना तुम्हारा ही है, तुम होटल की बजाय अब दुकान पे बैठ के खा रहे हो, लेकिन खा रहे हो। तो जब कोई खाने के लिए बोले ना, तो पहले बिल बनवा लो, पहले बिल बनवा लो, उसके बाद अगर वो भूल भी जाए ना तो भी उसे बोलो कि हाँ जी अंकल मंगवा लीजिए। क्योंकि अगर आपने उससे पहले आपको बोल दिया और आपने मना बोल दिया तो फिर वो ये पैसा और बढ़ा देगा। तो जब भी खाने की बात आए तो खाने की बात तब करो जब आपका बिल बन चुका हो, जब आपको पता चल गया, आपकी नेगोशिएशन हो चुकी हो, आप ये डिसाइड कर चुके हो कि अच्छा अब इतना प्राइस हमें देना है, उसके बाद बोलो कि हाँ अंकल मंगवा बिल के बाद, क्योंकि अब उसको वो चेंज नहीं करेंगे ना। खाओ, पेट भर के खाओ, क्यों भाई इतने पैसे का सामान खरीदा है तो खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। देन आता है ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। अब यहाँ पर जो प्राइसिंग डिसाइड की जाती है वो बेटा कैसे डिसाइड की जाती है, उसमें हम लोकेशन वाइज प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? एरिया वाइज या लोकेशन वाइज प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। लोकेशन बोल सकते हो आप, एरिया वाइज प्राइसिंग बोल देते हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी प्राइसिंग होगी, लोकेशन वाइज हम उसको डिसाइड करते हैं। और ये काफ़ी सारी इसकी एफओबी यूनिफॉर्म जोन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया, इस पर स्टार लगा लेना, यहाँ से कई बार पेपर में सवाल पूछा गया। एफओबी क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी क्या होता है और जोन का मतलब समझ रहे हो ना। तो ये पहली बात तो ये एरिया वाइज प्राइसिंग, मैं बताता हूँ ये आगे क्या है। ये एरिया वाइज होती है, शिपिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग हो सकती है, टैक्सेस, क्योंकि लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। वही चीज को दिल्ली में डिलीवर करना है तो हो सकता है वो 100 रुपए में हो रही हो, वहीं पर उसी चीज को कश्मीर में डिलीवर करना है तो हो सकता है 500 रुपए लग रहे हैं। तो फर्क है ना दोनों चीजों में, बोलो फर्क है ना दोनों में। ये उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है। जैसे सबसे पहले आता है ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। देखो ज्योग्राफिकल मतलब एडजस्टिंग द सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ बायर। तो बायर कहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे कि हमारा जो बायर है भाई वो कहाँ पे है, जो हमारा बायर है वो कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। जैसे एफओबी होता है, फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या होगा, बायर पे द वेरिएबल शिप फ्रॉम द प्रोडक्शन, जहां पर एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि जो यहाँ पर सेलर है उसका कोई खर्चा नहीं होगा, जो भी डिलीवरी चार्जेस है वो किसके द्वारा दिए जाएंगे, बायर के द्वारा दिए जाएंगे। बायर पेज फॉर वेरिएबल शिपिंग कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फैसिलिटी और वेयर हाउस, मतलब वेयर हाउस से या प्रोडक्शन जो हाउस है वहां से उस प्रोडक्ट को जब कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा तो वहां से किसको कहां तक पहुंचा जाएगा, फिर वो कस्टमर से लिया जाएगा। एफओबी। यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग, डिलीवर्ड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें एक प्राइस डिसाइड कर लिया, हर जगह पे उतने में ही जाएगा। मतलब अगर एक जगह पर वो चीज 100 रुपए में जा रही है तो दूसरी जगह पर 200 रुपए में नहीं जाएगी, दूसरी जगह पर भी 100 रुपए में। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह पर सेम एक यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग की बात की जाएगी कि भाई सेम प्राइस पे हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट को ऑफर कर देंगे। सेम प्राइस पे एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोडक्ट क्या किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह। देन आता है जोन प्राइसिंग। अब जोन का मतलब होता है अलग अलग जोन में अलग अलग प्राइसिंग डिसाइड कर लेते हैं। जैसे इंडिया में अगर नॉर्थ जोन में जा रहा है तो वहां पर क्या प्राइसिंग होगा, अलग होगा। साउथ में जा रहे हो तो वहां पर क्या प्राइस होगा, अलग होगा। साउथ जोन में अलग होगा, ईस्ट है वहां पर अलग होगा। समझ लो। फ्राइट अब्सॉर्प्शन प्राइसिंग अब ये होती है जहां पर ये एफओबी के ऑपोजिट हो जाएगी, जहां पर जितने भी खर्चे हैं उसको कौन बियर कर रहा है, सेलर।
जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसको कौन बियर करेगा? उसको सेलर बियर करेगा। फ्राइट अब्सॉर्प्शन प्राइसिंग मतलब जितने भी खर्चे हो रहे हैं उन सभी खर्चों को कौन बियर कर रहा है? उनको सेलर बियर कर रहा है। देन बेसिक पॉइंट प्राइसिंग। बेसिक पॉइंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को बेस बना के आप प्राइस डिसाइड कर लेते हो। ठीक है, जैसे आपने डिसाइड कर लिया दिल्ली, दिल्ली एक बेसिक पॉइंट है कि दिल्ली सामान भेजते हैं तो हमारे 200 रुपए लगते हैं। अब हर जगह पर 200 रुपए मतलब एक बार बेस डिसाइड करके उसके बाद यूनिफॉर्म कर देते हो आप प्राइस। ठीक है, मतलब आप एक प्रोडक्ट को एक लोकेशन फाइनल कर लेते हो जहां पर आपके ज्यादा ऑर्डर जा रहे हैं, तो आप उसमें देख लेते हो कि अच्छा यार यहाँ पर ये चीज 200 रुपए में जाती है, तो हम पूरे इंडिया में कहीं पर भी इस प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे तो हम कितने में ही करेंगे? हम 200 रुपए में ही करेंगे। कितने रुपए में करेंगे? हम 200 रुपए में ही डिलीवर करेंगे। वी विल डिलीवर इट इन 200 ओनली। हर जगह पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दूर है या पास है या बिल्कुल बगल में है। 200 रुपए तो मतलब 200 रुपए। ठीक है, तो अब ये देखो, जैसे FOB हो गया, प्राइसेस एट कोटा, बायर पे ट्रांसपोर्टेशन। यूनिफॉर्म का मतलब सेम डिलीवरी प्राइस है, वो सबके लिए होता है। जोन का मतलब होता है सेवरल जोन के लिए अलग अलग बना दिया जाता है। फ्राइट अब्सॉर्प्शन का मतलब होता है सेलर वो जो चार्जेस है वो बियर करने का। स्पेशल प्राइसिंग, अब इसमें कुछ जो अभी देखो, अभी जो मेन है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। इसके बाद कुछ है वो आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की वो सारी स्ट्रेटेजीज खत्म हो जाती हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती है। पेपर वाली है वो यहाँ तक हो जाती है, बाकी तो जो PYQ वगैरह में आई हुई है उसको टाइम टू टाइम हम कवर कर लेंगे। तो ये वन प्राइस स्ट्रेटेजी। अब ये क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, फिक्स्ड प्राइस दुकान होती है ना, बार्गेनिंग ना मत कीजिए, ये फिक्स्ड प्राइस की दुकान है। अगर वो चीज 400 रुपए की है तो आप बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते, कोई बार्गेनिंग नहीं है। वो बोलेंगे कि भाई सामने हमने पहले लिख के रखा हुआ है कि ये चीज 400 रुपए की है तो ये 400 की है, तो आप बार्गेनिंग ना ही। आप लोगों को बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चीज कितने की है? बार्गेनिंग मत कीजिए, क्योंकि ये चीज अगर 400 रुपए की है तो आपको 400 ही देना पड़ेगा। अगर ये चीज 400 रुपए की, मतलब वही शोरूम वगैरह में थोड़ी ना जाके आप बोलो, गुच्ची वगैरह, पीटर इंग्लैंड वगैरह के शोरूम में जाके या फिर हंसले कहीं पे भी जाओगे तो वो कम नहीं करेंगे। ठीक है, बोलेंगे खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो जाइए। खरीदना है तो खरीदिए, नहीं तो जाइए। मतलब आजकल लोग ना ब्रांड्स को लेके इतने ज्यादा वो है ना, लोगों के अंदर ब्रांड्स को लेके इतनी ज्यादा एक कॉन्शियसनेस है, या एक वो उनके दिमाग में ये चलता है कि नहीं नहीं भाई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने तो ये हो जाएगा, मैं तो ब्रांडेड कपड़े पहनूंगी। लेकिन इससे मुझे लगता नहीं है कि कोई फर्क पड़ता है। आपको लगता है कुछ? मुझे तो कभी नहीं लगा। मुझे खुद नहीं पता मेरे पास कौन से ब्रांड का कोई कपड़ा है भी या नहीं है। लोकल भी पहन लेता हूँ, स्टिच करवा के भी पहन लेता हूँ, मेरे को कभी लगता ही नहीं है ना। अगर बंदा खुद की वैल्यू 0 है, ब्रांड है उसने अच्छा पहन रखा है, तो क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदा खुद 0 है, बंदा खुद 0 है और ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं, बात करनी नहीं आती है, तो आपकी खुद की वैल्यू होनी चाहिए। आपकी खुद की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू है तो फिर आपने क्या पहन रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आजकल लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपकी आउटर एक्सपीरियंस है, वो अपीयरेंस है, वो ज्यादा मैटर करती है, इंटरनली नहीं। ऐसा। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। अब ये वो वाले होते हैं जो आप लोगों को बार्गेनिंग अलाउ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये आप लोगों को बार्गेनिंग अलाउ कर देते हैं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, प्राइस को चेंज कर देंगे जैसे। डायनामिक का मतलब होता है मल्टीपल प्राइस पॉइंट बेस्ड ऑन सेवरल सच एज कस्टमर सेगमेंट, पीक टाइम। अब ये होता है जो कभी बढ़ गए कभी कम हो जाते हैं, समझ रहे हो? कभी कभी प्राइस बढ़ा हुआ होता है, किसी टाइम पे कम हुआ होता है। शेयर मार्केट की तरह होती है डायनामिक प्राइसिंग, सीजनल प्राइसिंग की तरह होती है। ठीक है,
और ये हाई लो इसी का पार्ट है, ठीक है, कि कई बार ज़्यादा होता है प्राइस, कई बार कम हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिचुएशन में हो, क्या सीजन चल रहा है या कुछ भी इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है फ्लैट रेट प्राइसिंग, पर्टिकुलर सर्विस के लिए आप प्राइस फिक्स कर देते हो, ठीक है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीसेल प्राइसिंग मेंटेनेंस, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आगे पढ़ सकते हो, वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर एक बार गो थ्रू होना तो हो जाइएगा। ज़्यादातर प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज यहाँ पर आप लोगों को पेपर में पूछी जाती है, तो इधर ये वाली तो बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं छोड़ी, यहाँ तक तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, तभी आप मार्केटिंग का ये वाले सवाल को क्या कर सकते हो कि बना लो। कॉस्ट बेस्ड मतलब वही हो गया कि कॉस्ट के बीच में आपने प्रॉफिट को ऐड कर दिया और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्राइस होगा उसको आप डिसाइड कर लेते, ठीक है भाई ये हमारा प्राइस है तो इस पर हम फोकस करेंगे। देन आता सर्विस मार्केटिंग, देखो ये भी बड़ा आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ इसके फीचर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पिछले जितने बार मर्जी पेपर उठा के देख लो, इसमें से एक आध क्वेश्चन आता है इसके फीचर्स को बेस बना के, तो फीचर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इस टॉपिक में कुछ है नहीं। प्रोडक्ट टॉपिक जितना बड़ा था, मार्केटिंग उतना ही, सर्विस मार्केटिंग उतना ही छोटा है। प्रोडक्ट मार्केटिंग जितना बड़ा टॉपिक था, ये उतना ही छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ खास नहीं है जो आप लोगों को पढ़ने के लिए है। सर्विस मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल होती हैं, प्रोडक्ट से अलग होती हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए होती हैं, और ये कभी भी ना स्टैंडर्डाइज नहीं होती, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। क्या नहीं होती हैं, कभी भी स्टैंडर्डाइज नहीं होती हैं। तो बोलोगे सर स्टैंडर्डाइज नहीं होने का मतलब है, वही सर्विस एक जगह पे आपको बड़ी अच्छी मिलेगी और दूसरी जगह पर बड़ी खराब मिलेगी। एक होटल में जा रहे हो खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट में, वहां पर जो सर्विस है बड़ी अच्छी मिली, और दूसरी जगह पर किसी और रेस्टोरेंट में चले गए, आप 1 घंटा हो गए बैठे, आपके पास कोई ऑर्डर लेने भी नहीं आया, आपसे कोई ऑर्डर लेने तक नहीं आया, आपसे कोई ऑर्डर लेने तक नहीं आया, तो वो सर्विसेज आर दो सेपरेटली आइडेंटिफाई इसेंशियल इनटेंजिबल एक्टिविटीज, मतलब ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो इनटेंजिबल हैं, जो आपको नजर नहीं आती हैं, विच प्रोवाइड वांट सेटिस्फैक्शन व्हेन marketed to the customer और इंडस्ट्रियल यूज विच इज नॉट नेसेसरी टाइड टू सेल ऑफ प्रोडक्ट और अब ये रीसेल के लिए तो नहीं होंगी, जैसे प्रोडक्ट को आप खरीद लिया उसको आप आगे बेच सकते हो, लेकिन सर्विसेज का नेचर ऐसा नहीं है। सर्विसेज जैसे जैसे प्रोड्यूस होती हैं वैसे वैसे कंज्यूम होती हैं, इनकी सेम टाइम पे प्रोडक्शन होती है और सेम टाइम पे कंजम्पशन होती है, समझ रहे हो ना? समझ आया बेटा? सेम टाइम पे कंजम्पशन होती है, सेम टाइम पे आप इसको कंज्यूम कर रहे हो और सेम टाइम पे आप इसको क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। तो जो बंदा आपको सर्विसेज दे रहा है उसी टाइम पे वो उसको प्रोड्यूस भी कर रहा है, वो खत्म। जैसे अभी हमारी क्लास चल रही है, मैं इसी टाइम पे आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये जो सर्विसेज है ये कंज्यूम भी सेम टाइम पे हो रही है, प्रोड्यूस भी सेम टाइम पे हो रही है। इसके बाद ये खत्म, जब एक सर्विस एक बार प्रोवाइड कर दी तो वो खत्म हो जाएगी, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। और जो बंदा आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उससे उन सर्विसेज को आप सेपरेट भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उससे आप उसको डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। मतलब मेरी सर्विसेज को आप मेरे से अलग नहीं कर सकते। आप मेरे को बोलो कि सर आप अपनी टीचिंग दे दो अगले 4 दिन के लिए, बाहर जाना चाहते हैं, तो मैं अपनी टीचिंग आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो मेरी सर्विस है उसको, वो तो इनसेपरेबल है ना, आप उसको मुझसे अलग नहीं कर सकते। एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट जो आपका टेंजिबल है, जिसकी क्वालिटी स्टैंडर्डाइज होती है, जैसे आपका टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर वगैरह ऐसे। और सर्विसेज होती हैं जो इंटेंजिबल होती है, मतलब वही होता है एग्जीबिशंस पे जाते हो, ट्रेड फेयर्स होते हैं, और भी जितनी आप सेल्समैन की सर्विसेज होती हैं, आप शोरूम उसमें जाते हो, हेयर ड्रेसर के पास चले जाते हो, होटल में चले जाते हो, रेस्टोरेंट में चले जाते हो, तो वो आपको नजर नहीं आती। तो ये क्या होता है? इंटरेक्शन विद कस्टमर विदाउट इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। उन सर्विसेज को आप यूज करते हो और वो सर्विसेज को आप इस्तेमाल करने के बाद खत्म कर देते हो। हाँ बिल्कुल, देखो कोई शादी वादी होती है तो देखा करो, फिर इतना ही। तब एक आइडिया बताओ कि अगर आपको किसी शादी में जाना है और आपको सैलून में तैयार होना है तो आपको बेसिकली कितना टाइम लगेगा?
तो एक आइडिया पूछ रहा हूँ, 1 घंटा, 2 घंटे, पूरा दिन, 2-3 घंटे, मतलब 2 घंटे पे ज्यादातर गर्ल्स एग्री कर रही हैं कि सर 2-3 घंटे तो लगेंगे, 2 लगते हैं, चलो तो वो सर्विसेज ही हैं, थोड़ा टाइम लगता है। हम 15 मिनट में तैयार होके उस 2 घंटे में सारा खाना वाना खा के 1 घंटा नाच के घर भी आ जाए। मैंने देखे लोगों के चेहरे, इतने कॉस्मेटिक्स जब आप लगाते हैं तो उससे आपके चेहरों पे फर्क तो पड़ता है, भैया असर तो होता है इसमें तो कोई ऐसा। अब देखो सर्विस इन्वायरमेंट और सर्विस डिलीवरी। क्रीम कौन लगाता है? हम तो फेस वॉश भी नहीं लगाते, पानी बस, पता है नहाए ना नहाए, साबुन लगाए ना लगाए, क्रीम लगाए ना लगाए, ऐसे ही तो रहना है, तो क्यों वेस्ट करें? क्यों वेस्ट करें भाई बताओ, क्यों वेस्ट करें? जब मुझे पता है कि मैं मुंह पे कुछ भी लगा लूं या ना लगा लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्यों लगाऊं? क्या फर्क पड़ता है? सर्विस इन्वायरमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट का मतलब है कि वो एक फिजिकल इन्वायरमेंट जहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, लाइक प्रोवाइडिंग हाइजीनिक फूड इज द कोर सर्विस इन अ होटल और रेस्टोरेंट। कस्टमर एक्सपेक्ट द रेस्टोरेंट्स टू बी मेंटेन क्लीन, मतलब आप वहां पर जाके सर्विसेज ले रहे हो तो आपको सर्विसेज जितनी मर्जी अच्छी मिले, लेकिन अगर वहां का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है, मतलब सर्विसेज बड़ी अच्छी दे रहा है लेकिन वो वहां पर आपने उस इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं किया हुआ, क्लीनिनेस नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरा सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी कैसी है? आपकी ओवरऑल परसेप्शन आपकी सर्विस से डिलीवरी से बनती है, क्योंकि जैसे बोला ना सर्विसेज आर क्रिएटेड एज दे आर कंज्यूम, उसी टाइम पे क्रिएट की जा रही है, उसी टाइम पे कंज्यूम की जा रही है। तो सर्विस डिलीवरी भी अपने आप में क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो कैसे दी जा रही है, उन सर्विसेज की जो डिलीवरी है, वो जो एक परसेप्शन बनती है आपके दिमाग में, वो कैसी, क्योंकि है तो पेरिशेबल ही, खत्म हो जाएगा, पेरिशेबल है, खत्म हो जाएगा। जैसे अब जैसे अगर हम कंपोनेंट की बात करें, जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का फिजिकल प्रोडक्ट क्या है? डिग्री है। सर्विसेज क्या है? कोर्स गारंटी है, प्लेसमेंट एम्प्लॉयमेंट है। सर्विसेज एनवायरमेंट है, लेक्चर हॉल है। सर्विस डिलीवरी है, टीचिंग परफॉर्मेंस है। तो ये सब अलग अलग दिया हुआ है, सुपरमार्केट का, होटल्स का अलग दिया हुआ है, कोरियर्स का अलग दिया हुआ है। तो ये बेसिक है, ठीक है, ये सबका क्या दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से क्या किया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है। तो 4 एलिमेंट्स है वो नॉर्मली एक सर्विस के देखने को, मतलब एक सर्विस के 4 अलग अलग एलिमेंट देखने को मिलते हैं। एक फिजिकल प्रोडक्ट हो जाएगा, एक सर्विस प्रोडक्ट हो जाएगा, एक सर्विस एनवायरनमेंट हो जाएगा और एक सर्विस डिलीवरी हो जाएगा। PED, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, सर्विस प्रोडक्ट, सर्विस एनवायरनमेंट और सर्विस डिलीवरी। और जो पहला है वो तो आपको पता है कि फिजिकल प्रोडक्ट के बिना तो सर्विसेज की भी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। मतलब जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो भी तो जुड़ा होगा ना, मेन सर्विसेज उसका पार्ट ही होंगी ना, सेपरेटली तो कोई सर्विसेज नहीं होती, सेपरेटली कुछ किसी सर्विसेज की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिजिकल एलिमेंट के साथ ही क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। जैसे ये कुछ इसके फीचर्स हैं। इंटेंजिबल, सर्विसेज नजर नहीं आती, जैसे यूनिवर्सिटी की सर्विसेज है। दूसरा पेरिशेबल, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड लाइक अ फिजिकल गुड्स, रॉकेट कंसर्ट, सॉरी रॉ कंसर्ट। दूसरा इंसेपरेबल, जो बंदा सर्विसेज दे रहा है उसको, उससे वो सर्विसेज को सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे मैं सर्विसेज आपको दे रहा हूँ अपनी टीचिंग की, तो मेरे से जो टीचिंग की सर्विसेज है उसको आप क्या नहीं कर सकते, उसको आप अलग नहीं कर सकते, उसको आप अलग नहीं कर सकते। A service is performed and consumed at the same time और then variable, यही बताया था, स्टैंडर्डाइज नहीं है।
एक जगह पर वेटर है वो बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, दूसरी जगह पर नहीं दे रहे हैं। जैसे यहीं पर एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, दूसरा नहीं पढ़ा रहा, लेकिन सर्विसेज तो वो टीचिंग की दे रहा है। सर्विसेज तो वो टीचिंग की ही दे रहा है ना। सर्विसेज वो टीचिंग की दे रहा है, तो टीचिंग की सर्विसेज देने का मतलब यही हुआ कि भाई सर्विसेज तो सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सर्विसेज से जो नॉर्मल फैक्टर्स हैं वो देखने हैं वो अलग होगा। ठीक है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, यहाँ तक पढ़ते हैं कल, ये इस यूनिट को खत्म कर देंगे। कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, रूरल मार्केटिंग वगैरह, सर्विस मार्केटिंग, CRM वगैरह। मेन टॉपिक है वो आप लोगों का प्राइसिंग तक खत्म हो जाता है, सारे सवाल प्राइसिंग